बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर महाराष्ट्र से। शिंदे कैबिनेट की अहम बैठक आज बुलाई गई है। कैबिनेट विस्तार का ऐलान हो सकता है। बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना के मंत्री शामिल होंगे। नए मंत्रियों को बांटे जा सकते हैं विभाग। तो ये बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरीके से 9 मंत्रियों को यहाँ पर जिम्मा दिया गया है और अब ऐसे में देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि एनसीपी के जो चेहरे आए हैं उनके खेमे में, उनके गुट में कौन कौन सा विभाग जाता है। इसके अलावा कैबिनेट एक्सटेंशन की भी क्योंकि बात चल रही है, तो बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना के बीच क्या कुछ फॉर्मूला तय होता है, ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको ये बताते चले कि आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। शिंदे कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली और इसमें कैबिनेट विस्तार का ऐलान हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना के मंत्री होंगे शामिल और देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि नए मंत्रियों को कौन कौन से विभाग बांटे जाते हैं। हालांकि बीच में जानकारी ये भी सामने आ रही थी कि जो एमवीए के वक्त में जो विभाग इन तमाम चेहरों के पास थे, यानी कि इन तमाम मंत्रियों के पास थे, इस बार भी वैसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है, यानी कि वो डिपार्टमेंट्स इन तमाम मंत्रियों को मिल सकते हैं। लेकिन अब क्या प्रारूप होता है और खास तौर पर किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दो फाड़ करने के बाद अब अजीत पवार गुट की निगाहें पार्टी और दिल्ली के पार्टी ऑफिस पर है। एनडीए में शामिल होने के बाद एनसीपी नेता अजीत पवार के पार्टी के नाम और सिंबल पर भी अपना दावा ठोक दिया। दिल्ली एनसीपी दफ्तर में दो गुट हो गए। ये विवाद दिल्ली ऑफिस से प्रफुल्ल पटेल की फोटो हटाए जाने के बाद शुरू हुआ। प्रफुल्ल पटेल की फोटो ऑफिस से हटाने के बाद पटेल गुट आक्रामक हो चुका है। प्रफुल्ल पटेल गुट ने दिल्ली ऑफिस पर अपना दावा करते हुए थाने में शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद पुलिस ने एनसीपी कार्यालय में जाकर दस्तावेजों की जांच की और इससे पहले दिल्ली में राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस कार्यालय से एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का फोटो फ्रेम हटाया गया था और अभी भी इसको लेकर जो कलेश है वो देखने को मिल रहा है। किसके दावों में दम, कौन पड़ेगा कम, ये देखना दिलचस्प होगा। अब एनसीपी पर दावे का दौर भी तेज है। बड़ी खबर यह है कि एनसीपी में टूट के बाद सतर्क हुए उद्धव ठाकरे। जी हां, आज शिवसेना भवन में बैठक बुलाई गई है। सभी विधायकों को शामिल होने के आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, पूरा एपिसोड एनसीपी खेमे में जिस तरीके से सामने आया, उसके बाद से जो तमाम अलाई के जो तमाम दल हैं वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो चुके हैं। और अब ये जानकारी है कि जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है शिवसेना भवन में। ये बैठक बुलाई गई है और इसमें सभी विधायकों को शामिल होने के आदेश दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा ये देखना कि अब आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है। लेकिन साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ऐसे में अगली रणनीति क्या कुछ होती है, इंटरेस्टिंग होगा देखना। उधर महाराष्ट्र के ताजा सियासी घटनाक्रम का डर अब कुमारस्वामी को भी सताने लगा है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के फैसले के बाद मुझे डर लग रहा है कि कर्नाटक से अगले अजीत पवार के रूप में कौन उभरने वाला है। Shocking development in Maharashtra about Ajit Pawar decision. Now in Karnataka also, I am fearing next Ajit Pawar who will be going to be emerge in Karnataka. For that actually we are waiting. तो देखिए, दावों का दौर तो शुरू हो चुका है, लेकिन आपके लिए समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एनसीपी चीफ शरद पवार के सामने बड़ी चुनौतियां क्या कुछ है। देखिए, पहली चुनौती, विपक्ष को एकजुट करने की जिम्मेदारी है उन पर। और ऐसे में क्योंकि जब मीटिंग हुई थी तो हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाई थी और अब उनके सामने जिम्मेदारी है कि कैसे वो विपक्ष को एकजुट रखे। इसके अलावा महाराष्ट्र में एमवीए को बचाने की चुनौती है, महाविकास अघाड़ी को बचाने की चुनौती भी उनके सामने है। ये कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जिसके बारे में आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। महाराष्ट्र में एक बड़ी चुनौती, इसके अलावा घर टूटा, अब पार्टी के टूटने पर भी संकट बढ़ चुका है, क्योंकि अजीत पवार भतीजों ये दावा कर रहे हैं कि यहां पर तमाम जो विधायक हैं वो हमारे साथ है। ऐसे में कैसे बचा पाएंगे वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसमें दल बदल जो कानून है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि अयोग्य करार दिए जाने की मांग है। उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि इस वक्त हालात वहां पर क्या है। देखिए, विधानसभा में एनसीपी के कुल जो विधायक है वो 53 विधायक है, यानी कि चुनाव
चुनाव के बाद ये 53 जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। अजीत के पास 2/3 विधायक होना जरूरी है। दल बदल जो कानून है वो कहता है कि 2/3 विधायकों का सपोर्ट आपको होना चाहिए। 36 विधायक अजीत पवार के पास होने चाहिए। ये जो संख्या बल के हिसाब से जो आंकड़ा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप जरा देखिए। 2/3 बहुमत होने पर वर्टिकल स्प्लिट होता है, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। सांसद विधायक कार्यकर्ताओं में फूट की बात सामने आ चुकी है। कई सारे विधायक जो कि अजीत पवार के साथ, और उन्होंने ये दावा किया कि 40 विधायकों का सपोर्ट है। चुनाव आयोग बड़े खेमे को मान्यता देता है, यानी कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो जो बड़े खेमे हैं, यानी कि जहां पर तमाम लोगों की जो संख्या है वो अधिक है, उनको तरजीह दी जाती है। एकनाथ शिंदे मामले में बड़े खेमे को मान्यता दी गई, क्योंकि हाल में उदाहरण हमने देखा कि जब शिवसेना में ये 2 फाड़ हुए, उसके बाद एकनाथ शिंदे का क्योंकि पलड़ा भारी था, उनके पक्ष में फैसला आया। लेकिन अब जरा देखिए, अजीत पवार का ये दावा है कि ज्यादा लोग हमारे साथ हैं, पर आगे क्या होगा वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन विधानसभा में अभी मौजूदा हालात क्या हैं ये भी तो जानना जरूरी है। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर बीजेपी 105 ये संख्या बल है। देखिए शिंदे गुट की अगर बात करें तो 40 लोगों का साथ है। अजीत गुट का दावा यह है कि 43 लोग हमारे साथ में हैं, अन्य 17 हो जाते हैं। कुल जो संख्या है वो 205 हो जाती है। विपक्ष की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की संख्या यहाँ पर 44 है। शिवसेना जो उद्धव गुट है उसकी संख्या यहाँ पर 16 बचती है। शरद पवार जो गुट है, यानी कि एनसीपी का जो शरद पवार गुट है, उनके पास 11 विधायकों का सपोर्ट है। अन्य की जो संख्या है, इसमें निर्दलीय और बाकी के दलों के लोग आ जाते हैं, उनकी संख्या यहाँ पर 12 हो जाती है विधायकों की। कुल विपक्ष के पास 83। और ये विधानसभा में ताजा हालात जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। बहुमत के लिए 145 और कुल सीटें 288। इसमें बीजेपी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, चुनाव में बीजेपी और शिवसेना जब एक साथ ही दोनों, यानी कि उद्धव और शिंदे गुट तो एक साथ लड़े थे, और उसके बाद जो हालात बने वो आप जानते हैं कि सीएम और डेप्यूटी सीएम को लेकर किस तरीके से पेच फंसा। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल हमने देखा, जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम बदला, उसमें अब ये देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आगे इन चुनौतियों से अजीत पवार कैसे पार पाते हैं, सरकार कैसे पार पाती है। इसके अलावा महाविकास अघाड़ी का जो अगला कदम है ये क्या होगा, क्योंकि 1-1.25 साल पहले शिवसेना में ये फूट, उसके बाद एनसीपी में ये फूट, ये बताता है कि कहीं ना कहीं तैयारियों में कुछ ना कुछ तो कमी रह गई थी। और देखिए महाराष्ट्र में रविवार को हुई राजनीति उलटफेर का असर कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में देखने को मिल रहा है। बिहार में एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भारत 24 से खास बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार के तमाम विधायक और सांसद बीजेपी माइंडेड हैं और सभी बीजेपी समर्थक हैं, लेकिन हमें तय ये करना है कि किसे अपने साथ लेना है और किसे नहीं। महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद से बिहार की राजनीति भी काफ़ी गर्मा गई है। सम्राट चौधरी हमारे साथ हैं। सम्राट जी, लगातार नीतीश कुमार अपने विधायकों से, सांसदों से 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं, क्या ये महाराष्ट्र का असर है या कुछ और? देखिए, महाराष्ट्र इशू नहीं, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हो चुके हैं। बिहार में अब उनका राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं है, और जो विधायकों से मिल रहे हैं तो आधे विधायक को तो पता भी नहीं होगा कि वो बात क्या किए और डिसीजन क्या होने वाला है। इसलिए नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हैं, और उनका तो मेमोरी लॉस भी है ना, तो इसलिए याद ही नहीं रहेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। क्या लगता है बिहार में सरकार चलेगी 24-25 तक? 24 तक हम लोग भी चाहते हैं कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने रहे, और जनता जब 2024 में फैसला करेगी तो अपने ही आपको दिखाई देगा कि 40 की 40 सीट भाजपा एनडीए जीत गई। क्या आपको लगता है कि उनके विधायक और उनके सांसद भी आपके साथ आ सकते हैं, जिस तरीके के डेवलपमेंट अभी हो रहे हैं? नहीं, वो तो भाजपा के नेतृत्व को तय करना है कि किस लेना है नहीं लेना है, लेकिन भाजपा के वोट से लोग विधायक और सांसद बने हैं, इसलिए कोई एजेंडा ही नहीं है। सारे लोग बिहार में जो जनता दल यूनाइटेड से जीत के आए हैं, वो उनकी मानसिकता भी भाजपा से समर्थित है। संपर्क में है वो लोग आपसे? संपर्क हम करें कि मेंटलिटी ही भाजपा ही है, तो संपर्क तो ऑटोमेटिक हो गया। तो सम्राट संपर्क ऑटोमेटिक है और तमाम नेताओं का संपर्क है, ऐसा कहना है सम्राट चौधरी का। जो जेडीयू के, आरजेडी के जो भी विधायक और सांसद हैं, वो तमाम लोग फिलहाल भाजपा के संपर्क में, और बिहार में भी उस तरह की टूट की संभावना महाराष्ट्र के तर्ज पर देखी जा सकती है आने वाले दिनों में। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना। और बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में टूट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच
आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू के कई विधायक और सांसद एनडीए के संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपने सांसदों और विधायकों से 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है, ये डर है या राजनीतिक पैंतरेबाजी? देखिए, नीतीश जी को मालूम है और उन्होंने आरजेडी के साथ जो डील की है वह बात पहले से सब लोगों को जानकारी है। आज न कल जेडीयू का आरजेडी में विलय होना है। विलय तक सब लोग साथ रह जाएं, उनका यह प्रयास है। विलय कब होगा पता नहीं, लेकिन होना है। तो विलय के दिन के पहले ही कहीं विलीन न हो जाए पार्टी, क्योंकि एक से एक लोग हटते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे सभी लोग हट जाएंगे और हटना भी सभी लोगों का निश्चित ही है, यह नीतीश जी को मालूम है। तो इस बात की कोशिश में है कि जिस दिन विलय करें उस दिन तक कुछ लोग कम से कम साथ रह जाएं, और उनको मालूम है कि लोग अब इधर उधर देखना शुरू कर चुके हैं, तो किसी तरह से लोगों को रोक कर रखा जाए, इसलिए 1-to-1 मिल रहे हैं। कुल मिलाजुला कर यही उनका प्रयास है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जेडीयू को तोड़ सकते हैं? अब इसमें तोड़ने की कहाँ बात है भाई, तोड़ने की जरूरत क्या है? पूरा का पूरा अब तो नीतीश जी आत्मसमर्पण किए हुए हैं, तो उसमें तोड़ने की कहाँ जरूरत है? हाँ, जिस दिन वो इस तरह की स्थिति आएगी, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि एमएलए लोग जो हैं, ऐसी स्थिति में सब लोगों को लगता है, जेडीयू के जो भी विधायक लोग हैं, एमपी हैं, कि आखिर अगली बार जीत कर आना है कि नहीं आना है। तो यह जो उनके मन में भय है, उसके चलते लोग अलग अलग पार्टी के संपर्क में है। कोई बीजेपी के संपर्क में, कोई मेरे संपर्क में, कोई उधर संपर्क में, तो सब लोग हैं। तो यह स्थिति है, लेकिन नीतीश कुमार जी तो निर्णय ले ही चुके हैं ना कि आज न कल उस काम को करना है, तो तब तक लोगों को रोक कर रखना चाहते हैं। तो ललन सिंह क्या कह रहे हैं उनको अभी पता नहीं है। जब मांझी जी साथ थे तो भी वो यही कहते थे कि मांझी जी कभी अलग नहीं होंगे, लेकिन मांझी जी अलग हो गए और आगे भी ऐसे ही हालात बिहार में उत्पन्न होने वाले हैं, ऐसा कहना है उपेंद्र कुशवाहा जी का। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना।